नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार कहानी को। महेंद्र और रोशनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रोशनी दुल्हन बनकर महेंद्र के घर आई। रोशनी दुल्हन के लाल जोड़े में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। ससुराल में पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और सभी रोशनी की खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहे थे और महेंद्र से मजाक मजाक में कह रहे थे कि महेंद्र, तुम्हारी पत्नी वाकई बहुत खूबसूरत है। अपने कमरे में बैठी हुई रोशनी अपनी तारीफें सुनकर मन ही मन मुस्कुराकर खुश हो रही थी। कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, रोशनी के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। कुछ ही देर बाद रोशनी की छोटी ननंद सपना रोशनी के लिए खाना लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी जी जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना भैया आ जाएंगे तो आप उनसे बात करने के चक्कर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाएंगी। रोशनी ने धीरे स्वर में कहा और सपना से पूछा, लेकिन आपके भैया, वे खाना कब खाएंगे? तो सपना ने कहा, भाभी भैया ने कहा है कि वे बाद में खाएंगे, तो हमें लगा कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए हमने आपके लिए खाना ला दिया। यही कहकर सपना खिलखिलाती हुई रूम से बाहर निकल गई। रोशनी को अपनी छोटी ननंद सपना बहुत ही अच्छी लगी और सपना को देखकर वह सोचने लगी कि चलो ननंद के रूप में एक बहन मिल गई। यही सब सोचते सोचते वो खाना खा रही थी। तभी कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। रोशनी ने देखा कि उसके पति महेंद्र थे। महेंद्र को देखते ही रोशनी तुरंत खाने की थाली लेकर घबराकर उठ गई। महेंद्र ने कहा, अरे अरे घबराओ मत और खाना अच्छे से खा लो। रोशनी खाना खाने लगी और रोशनी ने जब खाना खा लिया तो महेंद्र से पूछा कि आपने खाना खाया क्या? महेंद्र ने कहा, हाँ मैंने खा लिया। रोशनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। महेंद्र रोशनी के करीब गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, रोशनी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। पहली ही रात को महेंद्र का इस तरह रोशनी से बात करना और किसी बात के लिए वचनबद्ध करना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूँगी, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है? महेंद्र ने रोशनी से कहा कि रोशनी, वचन देने के साथ साथ तुम्हें मेरे सर पर हाथ रखकर कसम भी खानी होगी कि तुम यह बात किसी से भी नहीं कहोगी। रोशनी ने कहा कि महेंद्र जी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं यह बात किसी से भी नहीं कहूँगी। उसके बाद महेंद्र और रोशनी में क्या बात हुई पता नहीं, यह बात सीक्रेट थी। लेकिन महेंद्र ने जो भी रोशनी को बताया वह सुनने के बाद रोशनी की आंखें नम हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगी। महेंद्र ने रोशनी को बहुत समझाया, लेकिन रोशनी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह रोए ही जा रही थी। कुछ देर के बाद रोशनी और महेंद्र एक दूसरे की तरफ अपनी अपनी पीठ करके सो गए। ना तो उन दोनों की सुहागरात मनी और ना ही उन दोनों ने आपस में कोई बात की। रोशनी और महेंद्र दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, दोनों बस रोए जा रहे थे। कुछ देर बाद सुबह हो गई। सुबह होते ही रोशनी बिस्तर से उठी और नहाने के लिए बाथरूम में जाने लगी कि तभी महेंद्र रोशनी का हाथ पकड़ते हुए बोला कि रोशनी, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम किसी के सामने यह जाहिर नहीं करोगी कि तुम दुखी हो। रोशनी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए सहमति जताई और बाथरूम में चली गई। रोशनी जब नहा धोकर 16 श्रृंगार करके बाहर निकली तो एकदम चांद का टुकड़ा दिख रही थी। सभी उसे देखते ही रह गए, लेकिन उसके चेहरे पर सिकन नहीं थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि वह रात भर रोई है। वह सबसे हंसकर बातें कर रही थी। पूरे घर में उसकी छोटी ननंद सपना उसे बहुत अच्छी लगी। रोशनी के दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। सुबह होते ही वह 16 श्रृंगार करके सबसे अच्छे से बातें कर रही थी।
और खुश रहती। और रात होते ही जब महेंद्र के साथ कमरे में सोने जाती तो दोनों की आंखों में आंसू रहते। दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते। रोशनी और महेंद्र के दिन कुछ इसी तरह गुजरने लगे। फिर एक दिन अचानक महेंद्र की तबीयत खराब हो गई। घर के सभी लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगे, लेकिन महेंद्र ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। लेकिन महेंद्र की तबीयत ठीक नहीं हुई और फिर एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। महेंद्र की मौत के बाद तो घर में कोहराम मच गया। सभी लोग बहुत रो रहे थे। रोशनी की सासू माँ तो महेंद्र के मरने का जिम्मेदार रोशनी को ही मान रही थी। वो रो रो कर कह रही थी कि कुलच्छिनी कहीं की आते ही मेरे बेटे को खा गई। लेकिन अब तो जो होना था वह हो गया था, होने को भला कौन टाल सकता है। अगले कुछ दिनों में ही महेंद्र का अंतिम संस्कार हो गया। बेचारी रोशनी महेंद्र के मरने के बाद बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि रोशनी के मायके में उसके पिताजी तो थे, लेकिन माँ उसकी सौतेली थी, जिस वजह से मायके भी जाना उसके लिए ठीक नहीं था। इसलिए न चाहते हुए भी वह ससुराल में ही जैसे तैसे करके अपने दिन काटने लगी। वैसे रोशनी की छोटी ननद सपना बहुत ही अच्छी थी। वह रोशनी से बहुत प्यार करती। सपना रोशनी को भाभी माँ कहकर बुलाती थी। महेंद्र के मरने के लगभग 1 साल बाद रोशनी की छोटी ननद सपना की शादी तय हो गई। सगाई होने के बाद सपना अपने मंगेतर मनीष से मिलने अपनी भाभी रोशनी के साथ ही अक्सर जाया करती थी। सपना रोशनी को एक होटल में बैठाकर मनीष के साथ किसी पार्क में घूमने निकल जाती। बाहर जाने की वजह से रोशनी का भी दिल थोड़ा बहुत बहल जाया करता था। लेकिन एक दिन जब सपना मनीष से मिलने के बाद उस होटल में वापस आई तो देखा कि उसकी भाभी रोशनी बेहोश पड़ी थी। कुछ लोगों ने उसे पानी के छींटे मारकर होश में लाया, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सपना ने ऑटो रिक्शा बुलाया और रोशनी भाभी को हॉस्पिटल लेकर गई। परंतु हॉस्पिटल जाने के बाद जो सच्चाई पता लगी वह सुनने के बाद तो सपना के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि रोशनी प्रेग्नेंट थी। रास्ते में आते वक्त सपना ने रोशनी भाभी से पूछा कि भाभी एक बात पूछूं? रोशनी ने कहा हाँ सपना पूछो। सपना ने कहा कि भाभी भैया को मरे तो 1 साल गुजर गया, फिर भी आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सपना के सवाल ने रोशनी को सोच में डाल दिया और वह फूट फूट कर रोने लगी। सपना ने रोशनी से कहा भाभी मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, कुछ तो बताइए कि आखिर आपके पेट में ये बच्चा कैसे आया? आज नहीं तो कल हमारे घर वालों को जब पता चलेगा तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? रोशनी सपना की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वह बस रोए जा रही थी और रोने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। इसलिए सपना रोशनी को एक पार्क में लेकर गई। पार्क बहुत ही सुनसान था, वहां पर बहुत कम लोग थे। सपना ने रोशनी से कहा भाभी आप कुछ देर यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सपना रोशनी के लिए पानी लेकर आई। पानी पीने के बाद जब रोशनी का मन थोड़ा शांत हुआ तो सपना ने फिर एक बार पूछा कि भाभी आप मुझे अपना दोस्त मानती हैं तो आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? आखिर बताइए तो सही कि यह बच्चा आखिर किसका है? आप मुझे नहीं बताओगी तो फिर किसे बताओगी? सपना के कई बार पूछने के बाद रोशनी ने सपना से कहा कि सपना तुम्हारे भैया ने पहली रात को ही मुझे कसम दिलाई थी कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन किस्मत ने आज मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हें यह सब बताना पड़ रहा है। रोशनी ने सपना को बताया कि सपना जब मैं तुम्हारे भैया की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो पहली रात यानी कि सुहाग रात को ही मैं बहुत खुश थी। जैसे कि हर लड़की आमतौर पर अपनी पहली रात को लेकर एक्साइटेड और खुश रहती है, मैं भी थी। लेकिन मेरी खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई थी। तुम्हारे भैया जब कमरे में आए और आते ही उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं ये बात किसी से कहूँगी नहीं, क्योंकि उनकी इज्जत का सवाल था और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं भी नहीं चाहती थी
कि मेरे पति की बदनामी हो, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली। बात यह थी कि तुम्हारे भैया को एड्स की बीमारी हो गई थी और यह बात उन्हें भी नहीं पता थी। शायद शादी के कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी और वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनके कई सारे टेस्ट किए और साथ में HIV का भी टेस्ट किया था। उन्हें लगा कि डॉक्टर ने HIV टेस्ट वैसे ही किया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश रिपोर्ट शादी के बाद यानी कि विदाई के दिन मिली। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, इसलिए पहली रात को तुम्हारे भैया ने मुझे छुआ तक नहीं। वह बहुत अच्छे इंसान थे। तुम्हारे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चल गया कि अब वह कुछ ही दिनों के मेहमान हैं और मेरी शादी उनसे हो जाने की वजह से उनके साथ मेरा नाम जुड़ गया था, इसलिए उन्होंने अपने जिगरी दोस्त कार्तिक को यह सारी बातें बताई और यह भी कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों से बात करके रोशनी से तुम शादी कर लेना। कार्तिक ने तुम्हारे भैया की बात को समझा और उनकी बात मानकर मुझसे शादी करने को तैयार हो गए। कार्तिक ने अपने तरीके से माँ जी से अपनी और मेरी शादी के बारे में बात भी की, लेकिन माँ जी शादी के लिए नहीं मानी। तुम्हारे भैया हर रात कार्तिक से मेरी बात करवाते। अब उन्हें इंतजार था तो बस अपने मरने का, क्योंकि जीते जी अगर वह मेरी शादी कार्तिक से करवा भी देते तो लोग उनसे हजारों सवाल करने लगते। मुझे कार्तिक से बात करना अच्छा तो नहीं लगता था, क्योंकि मैं दिल से प्यार तुम्हारे भैया से करती थी, लेकिन तुम्हारे भैया ने मुझसे वचन जो लिया था कि मैं उनकी बात मानूंगी और कार्तिक से शादी करूंगी, इसलिए मैं उससे बात करने लगी। और जब तुम्हारे भैया की डेथ हो गई तो मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उन दिनों में कार्तिक मेरे पास फोन करता और मुझसे ढेर सारी बातें करता। कार्तिक एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बातों ही बातों में मुझे भी कार्तिक से प्यार हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया, लेकिन मैं अकेले बाहर तो नहीं जा सकती थी, इसलिए जब तुम मनीष से मिलने मेरे साथ जाती तो मैं भी कार्तिक को फोन करके बुला लेती। बातों ही बातों में अब हम दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, लेकिन मैंने कार्तिक से कहा कि नहीं कार्तिक, जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाएगी तब तक हम दोनों एक नहीं हो सकते। कार्तिक ने कई बार माँ जी से मेरे और अपने रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन माँ जी मेरी शादी करने को तैयार ही नहीं थी और मायके से भी कोई सपोर्ट नहीं था। इसलिए एक दिन मैंने और कार्तिक ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरा और कार्तिक का बच्चा है। अपनी भाभी रोशनी की बातें सुनकर सपना की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। सपना ने रोशनी से कहा कि भाभी, भैया आपसे वाकई बहुत प्यार करते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें आपसे छीन लिया। ऐसा प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिलता है। लेकिन भाभी, भैया को आखिर एड्स कैसे हुआ? क्या भैया ने आपको यह नहीं बताया? रोशनी ने कहा, सपना, जब तुम्हारे भैया को पता होगा तभी तो बताएंगे ना। उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उन्हें ये एड्स की बीमारी कैसे लगी। अगर वह जिंदा रहते तो इस बारे में जरूर पता करते, लेकिन उनके मरने के बाद मैं उनकी बदनामी नहीं करवाना चाहती हूँ। भले ही वह गलत नहीं थे, लेकिन लोगों को लगेगा कि उन्होंने कुछ गलत ही किया होगा, तभी तो उन्हें यह बीमारी हुई है। सपना ने रोशनी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि भाभी, जैसे आपने मेरे भैया की बीमारी को किसी से नहीं बताकर मेरे खानदान की इज्जत बचाई, वैसे ही मैं भी आपसे एक वादा करती हूँ। भले ही आपने और कार्तिक भैया ने शादी कर ली है, लेकिन समाज की नज़रों में आप दोनों की शादी नहीं हुई है। इसलिए मैं अपनी शादी से पहले आपकी शादी कार्तिक भैया से जरूर करवाऊंगी। उस दिन सपना जब घर गई तो अपनी माँ से कहा कि माँ, अगले महीने मेरी और मनीष की शादी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले भाभी की शादी हो तब मेरी शादी हो। सपना की माँ ने कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अगर वह इस घर से चली जाएगी तो मेरी सेवा कौन करेगा? सपना ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि माँ, आप अपने स्वार्थ के लिए भाभी की जिंदगी क्यों खराब करना चाहती हैं? अरे अभी तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपना काम खुद कर सकती हैं। आगे चलकर हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आप भाभी की शादी कार्तिक भैया से करवा दें। अगर आप उनकी शादी कार्तिक भैया से नहीं करवाएंगी
तो सुन लीजिए, मैं भी शादी कतई नहीं करूंगी। सचमुच भगवान सपना जैसी ननंद हर भाभी को दे। आज सपना ने अपनी माँ को इतना समझाया, इतना धमकाया कि वह रोशनी की शादी कार्तिक से करने को तैयार हो गई। अगले कुछ दिनों में रोशनी और कार्तिक की धूमधाम से शादी हो गई। रोशनी कार्तिक के घर दुल्हन बनकर चली गई। तो साथियों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि इस कहानी में सबसे बेहतरीन किरदार आपको किसका लगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय